So, dear students, here there is a very important topic, electric flux of chapter 1. Electric flux क्यों important है? Because Gauss law, the second most important topic of chapter 1, is related with that. बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में समझना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, क्या होती है? द रीजन सराउंडिंग द चार्ज वेयर एट एनी पॉइंट ए टच चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स। आप जानते हो और वो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, जहाँ की ई क्या होता है? जिस पॉइंट पर चार्ज क्यू को हमने रखा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई और उस चार्ज क्यू पर लगा फोर्स क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसी लाइन जो फिजिकली ऑब्जर्वेबल नहीं होती, फिजिकली ऑब्जर्वेबल नहीं होती, ऐसी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम जानते हैं बच्चों, आप पढ़े भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r² डिपेंडेंस। जैसे यहाँ पर हमने चार्ज प्लस क्यू को ओरिजिन पर रख दिया, तो ये जो एरो दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इनकी आप देख रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की लेंथ कम हो रही है, लेंथ कम हो रही है, लेंथ कम हो रही है। अब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्यू के थ्रू आप बना सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे क्यू से दूर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की लेंथ कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कम हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है डिपेंडेंस 1/r²। तो ये जो पूरा पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। आप इधर से बना सकते हो, इधर बना सकते हो, कई जगह। तो ये जो पूरा पैटर्न है इस प्रकार से बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फील्ड लाइंस। यही फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप लोग बनाते भी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। क्यू के चारों का क्षेत्र, क्यू के चारों तरफ का रीजन क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हम यहाँ बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, कोई जरूरी नहीं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स। तो इन्हीं लाइन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जो कि ये तो प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू के लिए क्या होता है? यही सेम होता है, बस एरो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, एरो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जैसे ये एरो है, इसकी लेंथ इस एरो की लेंथ इस एरो की लेंथ से कम है, सॉरी इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की लेंथ इससे कम है, इसकी लेंथ। तो जो वेक्टर की जो लेंथ होती है, जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आप 11th में करते हो, जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये तो इसकी जो लेंथ होती है वेक्टर की, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, धीरे धीरे ये कम हो रहा है। अब ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्केल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास हो रही है, और उसके बीच में अगर हम एक ये सरफेस रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ही पास हो रही है, इधर भी, मतलब इधर से ऐसे आ रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से यहाँ से इसको आर पार जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा है।
जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। और इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रही है। और हम जानते हैं अगर इसके सेंटर ऑफ मास से हम इस तरह से ये परपेंडिकुलर बनाए तो हम इसको कहते हैं आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल। और इस आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग हम इस सरफेस की एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया ds, इस पूरे के एरिया को हमने कहा है ds। अच्छा तो ds हम छोटे एरिया को लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ के लिए है ना, here we are assuming that ds is the area of this, and from this point we have drawn the area vector ds into n cap. N cap is the unit vector along outward normal। तो यहाँ पे बच्चों क्लियर है। अब ये सरफेस है बच्चों, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो काम कर रही है। अब हम सरफेस छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, और बड़ी सरफेस ले लें तो उससे और अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे, और बड़ी ले लें तो और अधिक क्रॉस करेंगे, और छोटी ले लें, और अगर छोटी ले लें मान लो, छोटी ले लें मान लो ये सरफेस लेते हैं, ये तो छोटी हो गई, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा पास करेगी, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स उतना ही अधिक होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, total number of electric field line passing through the surface normally is called electric flux। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू ईडीएस। ये ईडीएस की यहाँ पर प्रोपोर्शन किसके है? ईडीएस की। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। आप जानते हो बच्चों, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ये कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं छोटा सा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा क्रॉस करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर किसी सरफेस के तरफ ज़्यादा पास करें तो हम कहेंगे यहाँ से मान लो 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस से पास कर रही है, एक सर्कल से, और यहाँ से मान लो पास कर रही है 40-40, तो हम कहेंगे दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड देन दैट। तो यहाँ पे ठीक वही बात है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ही अधिक होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी अधिक मिलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अधिक मिलेंगी, है ना। ऐसे मैं आपको ऐसे आप यहाँ इस तरह से ये बना लो, या आप इस तरह से और बना लो, और आप जितनी चाहे उतनी बना लो, जितनी चाहे उतनी इस तरह से खूब सारी बना लो, और ये सर्कल ड्रॉ करो, और इसी साइज का सर्कल आप यहाँ ड्रॉ करो। तो आप बता सकते हो कौन सा रीजन, किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, किस रीजन से? इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर देन दिस, और इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, है ना, स्ट्रॉन्गर देन दैट। तो ये मतलब ये डिपेंड करता है। तो और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिक होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अधिक पास कर रही है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहने का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा है, एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे और बड़ी एरिया मान लो बना लेते हो, और बड़ी एरिया मान लो बना लेते हो यहाँ पर, तो उससे और अधिक लाइन पास करेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके? ईडीएस के प्रोपोर्शनल में, ईडीएस के प्रोपोर्शनल में होता है, ईडीएस के प्रोपोर्शनल में होता है। अब देखो बच्चों, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, पास कर रही है। अब मान लो इसको हम किसी एंगल पे घुमा देते हैं,
जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो जब हम किसी एंगल पर इसको मान लो इसे घुमा देते हैं, किसी एंगल पर हम घुमा दिए तो आउटवर्ड नॉर्मल भी उसी एंगल पर घूम जाएगा। मान लो इस सरफेस को हमने थीटा एंगल पे घुमा दिया तो आउटवर्ड नॉर्मल भी थीटा एंगल पे घूम जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे कम पास करेंगी, पहले से कम पास करेंगी, और करते करते मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइन वैसे ही पास कर रही है, वैसे ही पास कर रही है, लेकिन उनके बीच में भी हम ये सरफेस रख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग एज यूजुअल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग एज यूजुअल। व्हाट वी आर डूइंग, we are just keeping this surface, we are just keeping this surface in the path of electric field lines। तो अब हमने क्या किया, इसको घुमाने लगे, घुमाते 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 अब इस सरफेस के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेंगी। उस केस में आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह से होगा, ये इस तरह से है, अब आउटवर्ड नॉर्मल इस साइड से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एज यूजुअल इसी डायरेक्शन में, तब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका अर्थ है जो फाई होगा वो ई डी एस कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और इस केस में है ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। Therefore, electric flux through surface will be equal to vector E dot vector ds। यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस के थ्रू हम लिखते हैं वो वेक्टर E dot ds। So how you will define electric flux in this way? Electric flux of electric field is defined as dot product of vector E and vector ds, and in magnitude it will be E ds cos theta, where what is theta? Theta is the angle between vector E and vector ds, vector E and vector ds, theta will be equal to vector E and vector ds, vector ds, so it is E ds, and since phi is the dot product of E and ds, so phi will be the scalar quantity, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, स्केलर क्वांटिटी के। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो वंस अगेन आई एम सेइंग दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड क्लियरली द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यू मस्ट हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and electric field lines. Thanks for watching this video. If any query, any feedback, any improvement, your suggestions are most welcome. Thanks for watching this video.